गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हमने आपका फर्स्ट चैप्टर छोड़ दिया था वर्ण व्यवस्था। वो चैप्टर हमने आपको पहले स्टार्टिंग में छोड़ दिया था क्योंकि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया था। तो अब हम शुरू करते हैं आपका वो फर्स्ट चैप्टर। तो बेटा सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारा वर्ण किसे कहते हैं कि भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी इकाई वर्ण है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके उसको हम वर्ण कहते हैं। ये आप हमने शुरू से ही पढ़ा है, बाकी फिर भी आपको एक बार मैं इसको समझा देती हूँ। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारे वर्ण हमारे हैं ए ई उ री के चे टे ते पे। ये हमारे वर्ण हैं जिनके कोई खंड नहीं हो सकते। अगला बेटा उच्चारण किसे कहते हैं, यानी कि उच्चारण किसे कहते हैं, भाषा के वर्णों का शुद्ध उच्चारण क्यों आवश्यक है। यानी कि जब हम भाषा के जो वर्ण है उनका उच्चारण करते हैं तो उनका शुद्ध रूप से उच्चारण करना क्यों आवश्यक है। कि बोलते समय जब वायु कंठ से ही लेकर, बोलते समय जो वायु है हवा है वो कंठ से ही लेकर, कंठ माने गले से लेकर होठ तक किसी उच्चारण अवयव द्वारा रोकी जाती है। यानी कि हम जब बोलते हैं तो वह हवा जब रोकी जाती है तो विशेष प्रकार की एक ध्वनि पैदा होती है। यानी कि ध्वनि माने एक आवाज़ पैदा होती है जिसे उच्चारण कहते हैं। बोलते समय जब हवा कंठ से लेकर होठों तक किसी उच्चारण अवयव द्वारा रोकी जाती है तो एक विशेष प्रकार की ध्वनि आवाज़ पैदा होती है, उसे हम उच्चारण कहते हैं। किसी भाषा के सम्यक ज्ञान के लिए, यानी कि समान ज्ञान के लिए उनके वर्णों का शुद्ध उच्चारण बहुत ही आवश्यक होता है। यानी कि हमें भाषा के ज्ञान के लिए वर्णों का उच्चारण शुद्ध तरीके से करना बहुत ही आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण है जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा वर्ण के कितने भेद हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं, जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। यानी कि जब स्वरों को बोलने में किसी भी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है बल्कि वे स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहा जाता है। स्वर के 3 भेद होते स्वर होते हैं हमारे बेटा ए आ ई बड़ी ऊ छोटा ऊ री ए ओ औ। ये हमारे स्वर होते हैं 11 स्वर। ठीक है। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो बेटा हमारे स्वर कौन कौन से होते हैं, ए आ बड़ी बड़ा ऊ छोटा ऊ री ए आई ओ औ। ये हमारे स्वर होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व और दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं बेटा, इनके अंतर को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। यानी कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, देखो जिनके बोलने में कम समय लगे। यानी कि ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे ए ई उ री, इनके बोलने में कुछ समय ही नहीं लगना। ये एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, यानी कि एक मात्रा वाले स्वर भी कहते हैं। अगला है बेटा हमारा दीर्घ स्वर। बेटा जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगे, यानी कि दुगना समय लगे, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर है हमारे आ बड़ी बड़ा ऊ ए आई ओ औ। ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। प्लुत स्वर कौन से बेटा होते हैं, जिनके उच्चारण में बोलने में ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर से भी तिगुना समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, वे प्लुत स्वर कहते हैं। ज़्यादातर बेटा जो प्लुत स्वर होते हैं उनका प्रयोग हम मंत्र जाप करने के लिए भी करते हैं, जैसे ओम राम है। जैसे हम ज़्यादातर मंत्र बोलते हैं उनमें ज़्यादातर प्लुत स्वर का ही प्रयोग होता है। ये बीच में आपने ये देख रखा होगा ना, प्लुत स्वर में ये दे रखा है, ये ज़्यादातर प्लुत स्वर का एक तरीके का चिन्ह है। अगला है बेटा अनुनासिक और निम्नासिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। भाई अनुनासिक किसे कहते हैं और निम्नासिक किसे कहते हैं। अनुनासिक देखिए, उच्चारण के अनुसार सभी प्रकार के स्वरों के भी 2 भेद होते हैं। अनुनासिक जब स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका से होता है, यानी कि जब स्वरों का उच्चारण मुंह और नाक से होता है तब वे अनुनासिक कहलाते हैं। इस स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु या अनुस्वार लगाया जाता है। इनका जो अनुनासिक का जो ज़्यादातर पहचान होती है चंद्र बिंदु और वे अनुस्वार यानी कि अंकी बिंदी का प्रयोग किया जाता है। जैसे हंसना, दांत, हंस आदि ये हमारे अनुनासिक होते हैं। जैसे हंसना, इनके उच्चारण मुख यानी कि मुंह और नाक से होता है। इनकी जो पहचान होती है वो चंद्र बिंदु, इनके जो स्वरों के जो ऊपर बिंदु चंद्र बिंदु लगाया जाता है।
निर्नासिक किसे कहते हैं? जब स्वरों का उच्चारण केवल मुख से होता है, जब स्वरों का उच्चारण केवल मुख से होता है, केवल मुंह से ही प्रयोग किया जाता है, तब वे निर्नासिक कहलाते हैं। इनके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लगता है। ए आ ई औ स्वर है। इसी तरह नाग, अगर, मगर, जांग, भाग शब्दों में आए स्वर भी निर्नासिक कहलाते हैं, क्योंकि इनका केवल उच्चारण मुख से होता है और अनुनासिक का मुख और नासिका दोनों से होता है। अगला है बेटा हमारा व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसे के प्लस में ए, के प्लस में ए, क्योंकि यहाँ पे स्वर का प्रयोग किया जा रहा है। तो के, चे प्लस में चे, टे प्लस में टे, और ते प्लस में ते, पे प्लस में पे आदि, ये हमारे क्या हैं? व्यंजन हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन के भेद बेटा 3 होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। कौन कौन से होते हैं हमारे? 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। अब बेटा एक क्वेश्चन आता है कि भाई स्पर्श किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कि भाई जिन वर्णों के उच्चारण में वायु मुख के विभिन्न भागों, यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में वायु यानी कि जो हवा है, मुख के विभिन्न भाग होते हैं हमारे, जैसे कंठ होता है, तालु होता है, मूर्धा होती है, दांत या होठों को स्पर्श करते हुए मुख से बाहर निकलती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या होता है बेटा? जो हमारे मुख के अंदर के जितने भी भाग होते हैं, बोलते समय जब हवा उन सबको स्पर्श करके बाहर निकलती है, तो उनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में जो वायु होती है, बोलते समय हमारे मुंह के सभी अंगों को छूकर बाहर निकलती है, उनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे कि कैसे मैं तक स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग हैं, इनकी संख्या 25, यानी कैसे लेकर मैं तक स्पर्श व्यंजन होते हैं और इनकी संख्या 25 है। अगला है बेटा हमारे अंतस्थ वर्ण, यानी कि अंतस्थ व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह नहीं छूती, यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण, जब व्यंजनों को उच्चारण करते समय जब जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह से नहीं छूती तथा उच्चारण में श्वास का अवरोध बहुत कम होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, ये, रे, ले, बे। आपने इनको बोलते हुए देखोगे तो जीभ पूरी तरह से हमारे मुख के किसी भी अंग को पूरी तरह से नहीं छी पाती है और हमें उच्चारण में श्वास का अवरोध बहुत कम होता है, यानी कि श्वास बहुत कम ही रुकता है। अगला है बेटा हमारा ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के विशेष भागों को स्पर्श करने के कारण गर्म हो जाती है, ऊष्म व्यंजन होते हैं कि जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते समय जब हवा होती है, जो मुंह के जो हमारे मतलब कि विशेष भाग होते हैं, जब उनको स्पर्श करने के कारण गर्म हो जाती है, तो उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन से है, ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। अगला है बेटा हमारा संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी जो 2 विभिन्न व्यंजनों के मेल से बने उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन बेटा हमारे 4 हैं। कौन कौन से? 6। तो के प्लस में से प्लस में ए, तो ये क्या है बेटा हमारे कि ये 2 या 2 यानी कि 2 व्यंजनों से भी अधिक व्यंजन यानी कि 3 है जिनसे मिलकर एक शब्द बनता है, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अगला है बेटा हमारा अयोगवाय किसे कहते हैं? अयोगवाय बेटा क्या होते हैं कि ना तो ये स्वर ही होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, यानी कि जो बिना किसी अन्य वर्ण का आधार ले लिए नहीं बोले जा सकते। जो अयोगवाय होते हैं वो बिना किसी भी वर्ण का आधार लिए नहीं बोले जा सकते, बिना किसी की सहायता के नहीं बोले जा सकते, उन्हें हम अयोगवाय कहते हैं। जैसे ए जो है, ए के ऊपर अंक की बिंदी लगी हुई है, यानी कि अनुस्वार कि देखो ए ने अंक की बिंदी का सहारा लिया हुआ है। देखा ना आपने? और दूसरा है बेटा ए यानी कि विसर्ग, दोनों बिंदु यानी कि विसर्ग का जो चिन्ह है ए अक्षर का सहारा लिए हुए हैं। यहाँ पर क्या है बेटा कि जो भी शब्द है वो एक यहाँ पे सहारा लिए हुए बोले जा रहे हैं।
दे रखा है ना कि ए अनुस्वार, इसमें अनुस्वार का बिंदु ए अक्षर का सहारा लिए हुए है, और इसमें ए विसर्ग दोनों बिंदु ए अक्षर का सहारा लिए हुए हैं। अगला बेटा, अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है? अनुस्वार, इनका उच्चारण करते समय श्वास केवल नाक से ही निकलता है, जैसे रंग, पंख, मंगल। इसमें ज़्यादा हमें जोर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। श्वास है जो समय सांस केवल नाक से ही निकलता है। अगला बेटा, अनुनासिक में, अनुनासिक किसे कहते हैं? अनुनासिक आपको मैंने आगे बताया था, जब स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है तो उसे हम अनुनासिक कहते हैं। इनका चंद्र, इनका जो चिन्ह होता है, इनके ऊपर जो चिन्ह लगता है वो चंद्र बिंदु का होता है, और कभी कभी हम इसमें अनुस्वार का भी प्रयोग कर लेते हैं। कभी आपने देखा होगा कि भाई जब अगर कहते हैं कि भाई जब इनके ऊपर कोई मात्रा अगर लग जाती है तो उस वक्त हम अनुस्वार का ही प्रयोग करते हैं। अगला है बेटा, वर्णों के उच्चारण स्थान। ये देख रहे हो बेटा, उच्चारण तालिका है हमारी। अब ए आ यानी कि कवर्ग, के, खे, गे, गे, डे, ये हमारे वर्ण है सारे, मैंने आपको पहले बताया था उसमें भी। तो चवर्ग में चे, छे, जे, झे, ने, ये हमारा तालु है, तालब्य, ये पूरी हमारी तालिका है। ज़्यादातर बेटा जो हमारी तालिका में होता है ए आ कवर, के, खे, गे, घे, डे, यानी कि विसर्ग कंठ। कंठ, इसमें क्या होता है बेटा? कंठ गला और जीभ के नीचे का भाग, यानी कि कंठ है ये। इनका, इसका अर्थ क्या होता है बेटा? इसका अर्थ होता है बेटा कंठ, यानी गला और जीभ के नीचे का भाग होता है, कंठ है। और तालु, तालु हमारी मुख के भीतर का ऊपरी भाग होता है। तालु होता है जहाँ से हमारा ऊपर के हिस्सा होता है, जिससे हम बोलते हैं। तो हमारा जो तालु होता है वो मुख के भीतर का ऊपरी भाग होता है। अगला बेटा हमारा टवर्ग, टे, ठे, डे, डे, ने, रे, से, ये होती है मूर्धा। मूर्धा, इसमें क्या होता है बेटा? तालु के बीच का ऊंचा भाग। मूर्धा होती है तालु के बीच का ऊंचा भाग। ते, थे, दे, धे, ने, ले, से, ये होता है बेटा दंत, दंते। दंत माने क्या होता है? दांत और जीभ। अब है छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पवर्ग, यानी कि पे, फे, बे, भे, में, ये क्या होता है? ओष्ठ, ओष्ठ है, यानी कि स्थान इसका ओष्ठ और नाम इसका ओष्ठ है। तो ये क्या होता है बेटा? दोनों होठों से, यानी कि जब दोनों होठ हमारे बोलते समय मिलते हैं तो उनको हम ओष्ठ कहते हैं। अगला है बेटा हमारा अनुस्वार, डे, अने, ने, में, ये हमारे अनुस्वार है। नासिका, यानी कि नासिक के, ये क्या होता है बेटा? हमारे मुख और नासिका, मुख और नासिका, यानी कि मुंह और हमारी नाक। अगला बेटा हमारा होता है ए, यानी कि कंठ तालु, कंठ तालव्य, यानी कि गला और हमारा तालु। अब है बेटा हमारा ए, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ है, ये होते हैं बेटा हमारे कंठ, यानी कि गला और होठ। और हमारी ओ, औ, ये होती है अच्छा, ये हमारा होगा कंठोष्ठ है। अब होती है हमारे वे, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ है, ये होता है बेटा हमारे दांत और होठ। ये हमारी इनकी पहचान होती है। अगला आता है बेटा, हिंदी वर्णमाला में 3 संयुक्त अक्षर भी सम्मिलित किए गए हैं, छ, त्र, ग। तो बेटा आज हम आपको यहाँ तक ही समझाएंगे। आपको पहले वीडियो पढ़नी है, फिर उसके बाद आगे की वीडियो बनाएंगे।